हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में मैंने कुछ ट्रेट्स बताए नार्सिसिस्ट पर्सन के, क्या करते हैं नार्सिसिस्ट पर्सन, उनकी हैबिट्स क्या होती हैं, उनका जीने का तरीका कैसा होता है, वो कैसे ब्लेम गेम, हर चीज़ का ब्लेम आपके ऊपर डाल देते हैं। एंड नार्सिसिस्ट पर्सन जो होते हैं वो मतलब झूठ बोलने में बहुत माहिर होते हैं, पीएचडी करी होती है, कैसे बातों को घुमा फिरा देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। किसी इंसान से कुछ बोलेंगे, किसी इंसान से कुछ बोलेंगे, किसी की इमेज ख़राब करने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, कोई भी अफवाह फैला सकते हैं। अपनी गलतियों को ना देखना, बिल्कुल अंधे हो जाना अपने प्रति, और यही अपनी बातों को, गलत बातों को भी सही कहते रहना, ये उनकी फितरत होती है। अपने आप को ही बस बढ़ा चढ़ा के दिखाना, बताना। और सबसे बड़ा ट्रेट इनका ये होता है नार्सिसिस्ट पर्सन का कि इनके कोई दोस्त वगैरह नहीं होते, ये बिल्कुल अकेले होते हैं, अंदर से खोखले होते हैं और अंदर से ही खुद में ही डिप्रेस्ड होते हैं ये इंसान। तो लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल बहुत कम करते हैं, ना के बराबर या नहीं करते हैं। नार्सिसिस्ट पर्सन जो होते हैं वो आपको अपने में उलझा के रखते हैं, बिज़ी रखते हैं। जैसे मेरी सास, मतलब 3-4 घंटे तक लगातार वो बातें करते रहना, एकदम वो उलझा के रखते हैं ताकि मैं उनके कंट्रोल में रहूं, उन्हीं की बात मानूं सिर्फ। नार्सिसिस्ट पर्सन सीधे आपकी मेंटल हेल्थ पे वार करते हैं और आपको ऐसे सोचने पे मजबूर कर देंगे कि आप गलत सोच रहे हो। ये तो उनके पेटेंट डायलॉग होंगे कि अरे तुम ओवरथिंक बहुत करती हो, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो, इस टाइप के बहुत सेंटेंस बोलते हैं। और मैंने तो कुछ नहीं किया, ये अपनी बात को करने के बाद मुकर जाएंगे कि नहीं, मेरा ऐसा तो कोई इंटेंशन नहीं था, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, ये मेरे से तो कोई लड़ाई नहीं हुई, मेरे से तो कोई झगड़ा नहीं हुआ। ये ऐसे उनके ये पेटेंट डायलॉग्स होते हैं। ये धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस तोड़ते जाएंगे और ताकि आपके ऊपर अपना दबदबा बना के रखें, धीरे धीरे करके जैसा वो आपको मोल्ड करते जाएंगे अपने अकॉर्डिंग, आप उनके हिसाब से बिल्कुल पूरे ढलते जाओगे, उनके कंट्रोल में आ जाओगे, उनके हाथ की कठपुतली बन जाओगे। ऐसे लोग कभी भी दोषारोपण अपने ऊपर नहीं लेते। आप चाहे कितना भी प्रूफ दे दो, कितनी भी गलतियाँ गिना दो, बट वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कभी अपनी गलतियों के लिए अपॉलॉजी नहीं मांगेंगे और गिल्टी फील नहीं करेंगे, बल्कि आप ही को ही दोषी ठहराते रहेंगे, गलत ठहराते रहेंगे और बाल की खाल उखाड़ते रहेंगे और एक गलती को आपकी पकड़ के ज़िंदगी भर बैठे रहेंगे। ये उनके ट्रेट्स होते हैं और ड्रामा इन्हें बहुत पसंद है। शांति से ये जीवन नहीं काट सकते, हर रोज़ इतने सारे एक ही दिन में इंसिडेंट्स करेंगे ये कि आपको चैन से, शांति से एक पल नहीं बिताने देंगे। कुछ ना कुछ उन्हें चाहिए लाइफ में, उससे वो एनर्जी गेन करते हैं अपने लिए। तो और मैं आज आपको आगे के और इंसिडेंट्स बताती हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा नार्सिसिस्ट के ऊपर पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो वाला पार्ट देख लीजिए, और सेकेंड वाले पार्ट में और आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने कितना नार्सिसिस्ट पर्सन को कैसे झेला है 6 महीने तक, उन दोनों को, एंड मेरी लाइफ कैसे हेल बन गई थी। हमारे इंडियन फेस्टिवल में, हिंदू फेस्टिवल में एक बरमावस करके एक फेस्टिवल है जो कि लड़कियां, पत्नियां अपने पति के लिए करती हैं। और मेरा शादी के बाद पहला बरमावस था, 30 मई को 2022 में वो पड़ा था। एंड मुझे डाले में एक बक्सा मिला था, एक संदूक मिला था जिसमें मैं अपने कपड़े रखा करती थी ससुराल में, मतलब, ठीक है। अब क्या हुआ, मार्च में शादी हुई, 4 मार्च को, अप्रैल हो गया और पूरा ऑलमोस्ट मई हो गया। 30 मई को बरमावस था, उससे एक दिन पहले मेरी सास को पता नहीं क्या चुल्ल सवार हुई, कहती हैं कि वो संदूक खाली कर दो आस्था, और हमें संदूक चाहिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने तो एक आध दिन में कर दूँगी मैं खाली, क्योंकि अगले दिन बरमावस था, मेरा पहला पति का फेस्टिवल था, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। मैं चाहती थी कि वो बहुत अच्छे से हो जाए। उसके बाद मुझे ऐसे एक्सपेक्टिंग ही नहीं था कि एकदम से इनको संदूक की कैसे याद आ गई। 2 महीने तक तो इनको संदूक की कुछ पड़ी नहीं थी, लेकिन मुझे अब समझ में आता है कि ये केओस क्रिएट करना था दोनों माँ बेटे को, इसलिए वो प्लानिंग प्रॉपर पूरी की गई थी कि बरमावस ख़राब करना है त्यौहार। तो क्या हुआ कि 6 बजे मैं उठी बरमावस वाले दिन सुबह और नहाई धोई, और मैं, सुमित को पता नहीं क्या
जुंग सवार हुई, एकदम से कहता है बक्सा खाली करो। मैंने कहा अभी? तो कहता है हाँ खाली करो। तो मैंने कहा अच्छा उसमें काफ़ी सारे कपड़े हैं, मेरी हेल्प कीजिए ऊपर सामान लेके जाने में। नहीं मैं हेल्प नहीं करूँगा, तुम अपने आप करो। मैंने कहा मैं भी नहीं करूँगी और रखे रहने दो ऐसे ही कपड़े, बाद में देखा जाएगा, बाद में करूँगी खाली। तो फिर जब उसको लगा कि आस्था नहीं कर रही है तो अच्छा ठीक है, साड़ियाँ वगैरह उठाने लगा वो बक्से से। तो बक्से से ला के उसने आंगन में रख दिया और सारे कपड़े साड़ियाँ वगैरह उसमें जो भी रखी हुई थी मेरे बक्से में। तो एकदम से मेरी सास कहती है अरे ये तो नानी की साड़ी है और ये काम वाली को दी जाती है साड़ी, तो ये तुमने क्यों नहीं दी हमें, ये तो तुम्हें देनी चाहिए थी। तो मैंने इस पे कहा कि मुझे शादी के करते टाइम पे ये बताया गया था कि तुम्हारा प्रॉपर पूरा बक्सा डाले का खुलेगा और जो जो चीज़ें तुमसे मांगी जाएंगी वो तुम्हें देना पड़ेगा। अब मुझसे शादी जब मैं विदा होके गई थी तो मुझसे ऑब्वियसली बिछिए वगैरह मांगे गए, मैंने दे दिए, ठीक है। जो भी शगुन के पैसे दिए जाते हैं लिफाफे में वो मैंने दे दिए। तो जितना भी मुझसे मांगा गया मेरे से उस टाइम पे मैंने दे दिया। मेरा बक्सा खुला ही नहीं उस टाइम पे शादी के विदा होने के बाद। तो अब जब खुला नहीं तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, मेरी गलती थोड़ी है। मैंने इस पर मेरी सास को यही कहा कि आप लोगों ने खुलवाया ही कहाँ बक्सा और मेरे से मांगा ही कहाँ ये साड़ी, नानी की साड़ी और ये काम वाली की साड़ी। तो मुझे क्या पता कि क्या देना है क्या नहीं देना है, मुझसे जो बोला गया था मैंने बस वही फॉलो किया, है ना। अब इस पे उन लोग सुमित और मेरी सास भूल गए कि आज बरमावस है, त्योहार है, नहा धो के अच्छे से पूजा पाठ करनी है, सब भूल गए। उन्हें कोई मतलब ही नहीं लिटरली। और 1 घंटे तक दोनों ने ड्रामा क्रिएट करा है कि अरे बताओ साड़ी हमें अपने हिसाब से देनी पड़ी, हमें अपने तरफ से देनी पड़ी, इन्होंने साड़ी नहीं दी और साड़ी नहीं दे सकती हैं और ये कैसी है, इस टाइप से इतना बोला है। वही जो ड्रामा क्रिएट करते हैं, डेली सोप का एक एपिसोड उनका 1 घंटे का पूरा तैयार हो गया था। एंड आई वॉज लाइक, मेरा मूड इतना ख़राब हो गया था कि भाई इससे ख़राब बरमावस किसी लड़की का पहला नहीं हो सकता शादी के बाद का। लिटरली मैं बता रही, भगवान ना करे किसी लड़की को वो दिन फेस करना पड़े जो मैंने फेस किया है। इतना अंदर से मूड इतना स्पॉइल हो गया था कि इन लोग को मतलब क्या उस प्रायोरिटी कुछ पता ही नहीं है। उस समय बरमावस कि त्यौहार की प्रायोरिटी होनी चाहिए, पूजा पाठ की प्रायोरिटी होनी चाहिए, और वो संदूक खाली कराने पे लगे हुए हैं दोनों लोग। मई 3 महीने जब थे तब तुमने क्यों नहीं खाली करवाया, क्यों नहीं बोला कि मुझे खाली तो करके दो, तब बोलना चाहिए था ना। एंड बरमावस से 1 दिन पहले ही क्यों बोला कि खाली करो, और फिर बरमावस का ही दिन क्यों चुना कि संदूक खाली करवाना है। तो ये सारी कड़ियाँ थोड़ा अजीब सी लगती हैं। एंड ऐसा क्या संदूक भागे जा रहा था, मतलब अगले दिन खाली हो सकता था या उसी दिन बरमावस वाले दिन मायके जाने वाली थी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा की 2 जून को एनिवर्सरी होती है। तो मैं 2 जून के बाद भाई आने ही वाली थी, 3 जून को हो जाता खाली संदूक। कौन सी चीज़ प्रायोरिटी पे होनी चाहिए वो नहीं समझ में आ रहा है। और सुमित अलग, मैं हेल्प नहीं करूँगा और साड़ी लेके जाओ अपने आप और ये सब, और बताओ मेरी मम्मी का संदूक नहीं खाली करके दिया तुमने। और इस टाइप के दोनों माँ बेटे आपस में झुंझलाहट में 1 घंटे तक उन लोगों ने ऐसे ही करते रहे। फिर किसी तरह मैं ऊपर गई तैयार होने के लिए 1 घंटे के बाद, और फिर जब संदूक खाली करा रहे थे तब उन्हें जल्दी नहीं हो रही थी, तब उन्हें नहीं पता था कि भैया पूजा पाठ भी होनी है बरमावस की। मैंने आधा घंटा लगा दिया तैयार होने में। मैं पहली बार साड़ी पहन रही थी, तो मैं जब तैयार हो रही थी तो मैं चाह रही थी, मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मैं बहुत अच्छे से तैयार हूँ, अच्छे से साड़ी वाड़ी पहनूँ, ज्वेलरी अच्छे से पहनूँ, पहला त्यौहार है। तो इतने पे सुमित का एकदम से फ़ोन आ गया कि तुम बहुत लेट कर रही हो तैयार होने में, जल्दी तैयार होके आओ और पूजा पाठ करनी है। तो फिर मैं आई 5 मिनट के बाद ही आ गई थी मैं तैयार होके अच्छे से। और इनके यहाँ एक किराएदार रहते हैं ऊपर दूसरे पोर्शन में, और मतलब आप ये देखो हिम्मत कितनी दे रखी है एक किराएदार को। वो मेरी सास से कह रहा है 10 बज गए अभी तक आपके यहाँ बरमावस की पूजा नहीं हुई। आप किसी को इतना इन्वॉल्वमेंट कैसे दे सकते हो अपनी लाइफ में कि वो आपको कोट कर सके कि आपको पूजा कब करनी है कब नहीं करनी है। मुझे नहीं समझ में आता, मुझे इतना ख़राब लगा ये चीज़। और वो कह रही है बस हो ही रही है।
वो उन्होंने बस ये कहा, अरे उसको एकदम करना चाहिए था कि तुम कौन होते हो हमारे उसमें बोलने वाले कि हम पूजा कब करेंगे कब नहीं करेंगे। या तो पूरा इंसिडेंट बताती कि हम तो सुबह से 6 बजे से लेके पूरा ड्रामा पेल रहे हैं आस्था के साथ आज बरमावस पे, तो कहाँ से हो जाएगा 10 बजे तक पूजा। अब बरमावस के पूजा पे बैठने की बात आती है, तो मेरी सास मेरे को बता रही थी कि मैं तो पहली बार कर रही थी, मुझे तो बरमावस क्या त्यौहार होता है इससे पहले पता भी नहीं था, लिटरली वो बता रही हूँ मैं, वो जैसा जैसा बता रही थी मैं वैसा वैसा करती जा रही थी। सुमित पूजा में 1 सेकंड के लिए भी आया ही नहीं कि मेरी पत्नी कैसे पूजा कर रही है क्या कर रही है, उसको कोई मतलब ही नहीं। लिटरली वो अपना कमरे में ही बिस्तर पे ही बैठा रहा उतनी देर, पूजा घर में आया ही नहीं बिल्कुल भी। एंड आई वॉज शॉक कि ये आ क्यों नहीं रहे हैं। और सब पूजा पाठ हो गई तो बड़ी मुश्किल से एक या दो फ़ोटो मेरी खींची है सुमित ने, कि मैंने कहा कि मेरी एक फ़ोटो खींच लो, तब बंदे ने एक मेरी फ़ोटो पूजा की खींची है और एक ऐसी साड़ी में मेरी खींची है फ़ोटो। एंड उसके मन में एकदम बिल्कुल नहीं कि आस्था ने मेरे लिए पहली बार पूजा पाठ किया है पति के लिए, तो कुछ एक भी उस दिन की कपिल की कोई फ़ोटो नहीं, कोई मन में उत्साह ही नहीं उसके मन में कि आस्था के साथ एक फ़ोटो खिंचा लूँ, कुछ नहीं। एंड अपनी सास के और सुमित के पैर छू रही थी, तो दोनों में से किसी ने मेरे को आशीर्वाद तक नहीं दिया, बिल्कुल भी कुछ नहीं। मेरे को कहना पड़ा अरे आशीर्वाद तो दे दीजिए, तो सुमित ने मेरे को बोल दिया कि खुश रहो। मेरी सास ने कहने के बाद भी आशीर्वाद नहीं दिया, कुछ तो बोलती, भाई इतना काला दिल तुम लोगों का है कि तुम आशीर्वाद तक नहीं दे सकते, हद होती है। ऐसे फॉर्मेलिटी वाली पूजा करने से अच्छा है, तो इससे अच्छा तो ना ही पूजा करवाती, वो ज़्यादा बेटर था जब तुम्हारे पूजा पाठ में मन ही नहीं लगता है तुम लोग का तो। और मैं मतलब मेरा जितना एक्साइटमेंट था कि मेरा पति का पहला फेस्टिवल है, उतना ही मैं इतना बोझिल निराश सी हुई हूँ, इतना दुख हुआ है, इतना सुना रही थी मेरे को उस दिन वो दोनों लोग की साड़ी नहीं, अरे इतनी इंपॉर्टेंट हो गई तुम लोग के लिए साड़ी, और इतनी इंपॉर्टेंट थी तो उस समय बक्सा क्यों नहीं खुलवाया भाई। मुझे तुम लोग सिस्टमेटिक हो, तुम्हें कोई काम ढंग से करना नहीं आता, तो उसमें मेरी क्या गलती है भाई। इज़ इट एवर जस्टिफाइड कि त्यौहार वाले दिन इतना घर में कलेश होना क्या सही बात है। और मेरी तो गलती भी नहीं है, तब मुझे दोषी ठहराना तुम ये साड़ियाँ वड़ियाँ नहीं देती, कहीं तक जस्टिफाइड नहीं है, कहाँ तक करेंगे भैया ना। मतलब नियत ही इतनी खोट से भरी हुई है, वो इंसान कोई क्या ही करे। अच्छा, रक्षाबंधन के 2-4 दिन पहले मेरी एक्स सास ने मेरे को बोला था कि हम लोग रक्षाबंधन पे शिवजी पार्वती की पूजा करते हैं। मैंने इससे पहले कभी ये नहीं मतलब सुना था कहीं पे भी नहीं कि कोई पूजा पाठ ऐसे वगैरह होती है। और मैं तो जनरली क्या करती थी, रक्षाबंधन वाले दिन पहले गणेश जी को राखी बांध दिया करती थी और फिर अपने पापा भैया को राखी बांध देती थी, और ये मेरा रक्षाबंधन सेलिब्रेशन हो जाता था। तो जब मैंने ये बात सुनी थी कि ऐसे शिवजी पार्वती की पूजा होती है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी कि अच्छा कुछ इस बार कुछ अलग होगा। रक्षाबंधन वाले दिन मैं एक सुशील बहू के जैसे 6 बजे उठ के मैंने पूरा मतलब झाड़ू पोछा कर दिया था ताकि पूजा अच्छे से हो सके, और फिर नहाने गई, और नहा के मैं सीधा किचन में गई थी और छोले जो भीगे हुए थे उनको उबालने के लिए चढ़ाई थे कि एकदम से मेरी सास आती, नहीं तुम हटो, हम करेंगे, हम उबालेंगे छोले। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो फिर मैं पूड़ी कचौड़ी का आटा मार लेती हूँ और फिर पूड़ी कचौड़ी सेक लेती हूँ। तो इस पर मेरी सास कहती है कि नहीं अभी नहीं सीखेगी, बाद में सीखेगी। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, तो फिर मैं चौक बना देती हूँ पूजा के लिए। तो इस पर मेरी सास कहती है नहीं अभी पहले जो रेगुलर पूजा होती है वो होगी, अभी तुम चौक मत लगाओ, चौक तो 1 मिनट में लग जाता है। दखलंदाजी करने की हद देख रहे हो आप लोग, हर चीज़ में मेरी सास को अपनी टांग अड़ानी ही है। एक काम भी मुझे मेरे हिसाब से मेरे शेड्यूल के हिसाब से करने ही नहीं देती हैं, मुझे अपने मन के हिसाब से करने ही नहीं देती हैं। मेरा मन उस समय यही कह रहा था कि अरे यार कुछ काम करने ही नहीं देना है, तो इससे मैं बेकार में ही 6 बजे उठी, इससे अच्छा 8-9 बजे उठती आराम से। इनको तो कोई मतलब पूजा का कोई वो ही नहीं है, जोश ही नहीं है ना मन है, तो एटीट्यूड से लग ही नहीं रहा था कि उस दिन कुछ पूजा पाठ होनी है घर में।
और मुझे ये बात नहीं समझ में आती है कि अगर इतना कोई पूजा, कोई ख़ास पूजा थी ही नहीं उस दिन रक्षाबंधन की, तो 3-4 दिन पहले ढिंढोरा क्या पीटने की ज़रूरत थी कि हमारे यहाँ बहुत अच्छे से शिव जी पार्वती की पूजा होती है रक्षाबंधन वाले दिन। फिर ये सब बातें कहनी ही नहीं चाहिए थी। इस इंसिडेंट से ये पूरा क्लियर कट होता है कि एक जो नार्सिसिस्ट पर्सन होता है ना, वो आप पे इतने रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा एक नॉर्मल इंसान पे कि आपका जीना दूभर हो जाएगा एक एक एक्टिविटी करने में, दिन भर की उसके साथ रहने पे। अच्छा, अब मैं आपको अपना जन्माष्टमी का एक्सपीरियंस बताती हूँ कि एक्चुअली क्या है। मैं कृष्ण जी को बहुत मानती हूँ, कृष्ण जी मेरे इष्ट देव हैं, तो मैं दिलो जान से पूजा का पाठ करती हूँ। मुझे जन्माष्टमी करना बहुत पसंद है, झांकी वाकी लगाना मुझे बहुत पसंद है। आप लोग मेरे फ़ोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफी जो भी मैं करती हूँ, ब्लॉग्स वगैरह करती हूँ, वो देखा ही होगा आपने जन्माष्टमी पे मेरा कितना ज़ोरों शोरों से मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत आनंद मिलता है। तो क्या हुआ था, जन्माष्टमी के एक हफ़्ते पहले से ही, 5 दिन पहले से ही मेरे को मतलब एक जोश जुनून सवार हो जाता है कि मुझे अपने कान्हा जी के लिए कुछ करना है। तो वैसे ही उस साल जब मेरी शादी हुई थी, तो मैंने अपनी सास से, मतलब मेरे ससुराल में तो कोई मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जन्माष्टमी आने वाली है, किसी को कुछ पड़ी ही नहीं थी। लिटरली 2 दिन पहले मैं अपनी एक्स सास से पूछा कि क्या जन्माष्टमी पे आप लोग क्या करते हो, मुझे क्या करना है मुझे बताइए। मतलब कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया, जैसे उनके लिए कोई महत्व ही नहीं, मतलब पूजा पाठ का ऐसा दिखा रही थी वो। नहीं, हम लोग कुछ ऐसा खास नहीं करते हैं, बस व्रत रखते हैं और प्रसाद बनता है, आरती कर देते हैं शाम को बाल गोपाल की, और बस हो जाता है हमारा। मैंने कहा कि मैं तो बहुत अच्छे से करती हूँ, झांकी वाकी लगाती हूँ मैं। तो फिर सास ने कहा अच्छा झूला है, झूला तुम सजा दो। तो थोड़ा बहुत गोटा वोटा दे दिया था, तो एक दिन मैंने पूरा गोटे से जो झूला था उनका, कान्हा जी का, वो मैंने सजा दिया था। अब आपको मैं वो बताती हूँ कि मैं बहुत अच्छे से डेकोरेट वगैरह करती थी हमेशा से अपने मायके में। तो मैंने सुमित को ये बात बोली कि मैं तो बहुत अच्छे से झांकी वाकी लगाती हूँ, और मम्मी जी ने तो कहा कि सिर्फ आरती वारती होती है। तो सुमित ने कहा अच्छा ठीक है, तो तुम एक दिन के लिए अपने मायके चली जाओ और वहाँ पे सजा दो और वहाँ पे कर दो पूरी झांकी वाकी, जो भी जैसे भी तुम करती हो वहाँ पे पूजा। एक दिन वहाँ की कर लेना, एक दिन यहाँ की कर लेना, वैसे भी 2 दिन होती हैं जन्माष्टमी। तो मेरे को ये चीज़ ठीक लगी, तो मैं उसी दिन चली गई अपनी करने के लिए। और मैंने मायके में इतना बढ़िया डेकोरेट किया था और मुझे इतने परम आनंद मिला था इस चीज़ को करके, बता नहीं सकती। अब मुझे यहाँ पे ये चीज़ लगती है कि अगर मेरा उत्साह है इस पर्व को करने का, तो मेरी सास क्या उसमें हामी नहीं भर सकती। मैं पूजा पाठ ही तो कर रही हूँ, क्या गलत काम कर रही हूँ इसमें। एक चौकी थी उनके पास, नवरात्रि के टाइम पे मैंने अप्रैल में जो नवरात्रि पड़े थे उसमें देखा था, अगर उस पर छोटी सी झांकी मैं लगा देती तो क्या हो जाता कान्हा जी की, अगर मैं पर नहीं। और मतलब मुझे कुछ भी नहीं करने दिया। मैंने जब झूला सजा के रखा, ये देखिए मैंने कर दिया, मैंने तो इस पे एक भी कुछ भी कि तुमने अच्छा सजाया, कुछ नहीं, क्या किया है तुमने, ऐसे करके पूछ रही है मेरे से। तो मेरे को बताना पड़ रहा है मैंने ऐसे ये गोटा गोटा लगाया है, ग्लिटरिंग पेपर से मैंने ये ऐसे सजाया है इसको, ये करके मेरे को बताना पड़ा। तब जन्माष्टमी वाले दिन कपड़े उपड़े कान्हा जी के नहीं बदले उन्होंने, मेरी सास ने ना मुझसे बदलवाए, कुछ भी नहीं। जन्माष्टमी वाले दिन मैं और सुमित थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए अपने मायके आए थे। मैं सुमित को दिखाना चाह रही थी अपनी झांकी, तो जब मैंने उनको दिखा के जब मैं वापस आई, तो मैंने वही चीज़ देखी कि वो 4 साड़ियाँ जो गिनती की रोज़ाना पहनती हैं, उसी की सुबह से जो लटकाई हुई थी साड़ी, वही लटकाई हुई है। उन्होंने कपड़े तक नहीं चेंज किए, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं किया, बस एक आरती घुमा दी कान्हा जी के आगे और हो गया उनकी पूजा। मतलब इतना नीरस इंसान मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उस दिन कुछ जन्माष्टमी जैसा फेस्टिवल है, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई फॉर्मेलिटी कर रहे हो भाई, या कोई बहुत बड़ी मजबूरी हो आरती करना, वैसा वाला फीलिंग आ रही थी मुझे लिटरली। जनरली क्या है, सोशल मीडिया वगैरह पे खूब अगर कुछ भी मैं अच्छे से तैयार होती हूँ, पूजा पाठ अच्छे से करती हूँ और सजाती वजाती अच्छी हूँ, तो मैं ये चीज़ की फ़ोटोग्राफी भी करती हूँ, मुझे शौक़ है। और कसम से वो देख के, वो एनवायरनमेंट में देख के मेरा फ़ोटो खींचने तक का मन नहीं हुआ, लिटरली मैं बता रही हूँ। एंड उस दिन एक चीज़ और ये हुई थी
कि इन्होंने 5 रुपए के गुब्बारे मेरी सास ने खरीदे थे। उसमें कह रही सुमित से कि देख लो ये ठीक से फूल रहे हैं कि नहीं फूल रहे हैं। सुमित ने उस टाइम पे गौर नहीं किया, वो कुछ काम उम कर रहे थे। तो अब इस पे जब वो फुलाने शाम को चले तो 3 बेकार निकले गुब्बारे। अब घर में गुब्बारे ही नहीं और 1 या 2 गुब्बारे बड़ी मुश्किल से फूले पाए वो। और दोनों माँ बेटे आपस में इसी चीज़ पे लड़ रहे हैं कि आपने 3 गुब्बारे नहीं देख नहीं सकती थी कि 3 गुब्बारे फूल नहीं रहे हैं और फुला के नहीं देख सकती थी। वो कह रही हैं सुमित के लिए कि तुमसे जब कहा था तो तुम नहीं देख सकते थे। मतलब गुब्बारे 5 रुपए के गुब्बारे जैसी चीज़ के लिए आप लड़ रहे हो। अरे मैं लिटरली बताऊँ तो मैं तो एक पूरा पैकेट गुब्बारे का लेके रखती हूँ। मैं ये 4-5 रुपए इतना चिंदी चोरी नहीं करती भाई, मेरा रहन सहन ऐसा है ही नहीं चिंदी चोरी करने का। ये इतनी छोटी छोटी चीज़ के लिए वो करूँ। वो इतना ख़राब लग रहा था वो चीज़ देखने में कि मैं बता नहीं सकती। अच्छा, रक्षाबंधन का मेरी सास का असिस्टमेटिक होना, मतलब कोई भी काम सिस्टम से ना करने का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि उन्होंने खाना तो पूरा बनवा लिया, छोले भी बनवा लिए, पूड़ी कचौड़ी भी बनवा ली, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं जाऊंगी अपने भाई भतीजों के यहाँ राखी पे, ठीक है। आस्था और सुमित जाएंगे मेरे मायके जाएंगे, वहाँ पे मेरा और सुमित का खाना होगा, और है ना। और बचते हैं अमित भैया, तो अमित भैया कितने ही मतलब खाना खा लेंगे, थोड़ा बहुत खाएंगे। तो अब उस चीज़ के लिए पूरा खाना, जब खाना ही नहीं है 5-6 लोगों को, तो पूरा खाना बनाने की क्या ज़रूरत थी, थोड़ी मात्रा में बनाते। पर उन्होंने इतना ढेर सारा खाना बना के रख दिया, और मुझसे भी थोड़ा बहुत हेल्प ले ली, कि वो खाना रात में फिर खाना पूरा खाया गया। जो सुबह का बना हुआ था 10 बजे का, वो रात में खाना खाया गया, एंड थोड़ा बहुत अगले दिन भी बचा था। तो ये है कि मतलब उनको घर गृहस्थी में भी ठीक से एक अंदाज़ा लगाना कि क्या किस चीज़ में क्या करना चाहिए, क्या प्रायोरिटी है, कितना करना चाहिए, मात्रा वात्रा का ज्ञान नहीं है। अब मुझे समझ में नहीं आता, खुद मात्रा वात्रा का ज्ञान है नहीं, और दिखाते ही ऐसे हैं ये और सुमित दोनों ही कि जैसे पता नहीं हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हमसे अच्छा कोई नहीं है, हम सब कुछ ज्ञानी बाबा हैं, लेकिन है ज़ीरो। अच्छा, रक्षाबंधन पे लौटते समय मुझे नहीं पता सुमित के ऊपर कैसे उस टाइम पे सरस्वती सवार हो गई थी। वो कभी भी मतलब उसकी मम्मी उसको क्या बोलती हैं, या नेहा दी उसको क्या बोलती है, या अमित भैया क्या बोलती है, कभी भी मुझसे डिस्कस नहीं करते थे, क्लियर कट 1 to 1 कभी बात नहीं करते थे। उस दिन पता नहीं कैसे सरस्वती बैठी हुई थी कि एकदम से रास्ते में बोल दिए कि मेरी मम्मी नहीं चाहती हैं कि मैं आपके मायके जाया करूं। तो उस दिन मुझे पहली बार ये बात पता चली कि इनकी मम्मी इनके कान भरती हैं बुरी तरीके से। तो इस चीज़ से मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि आज जो ये रिश्ता टूटा है और इतनी कड़वाहट मेरे और सुमित का एक दूसरे के प्रति आई है, तो वो किस वजह से आई है। भगवान जाने कितना क्या क्या भरा होगा सुमित की मम्मी ने सुमित को इन 6 महीनों में, जो वो इतना जहर बन के आज है, और उस चक्कर में रिश्ता टूटा है। जब वही बात है ना, माँ ही इतनी गलत सीख दे रही है बच्चे को, तो और बच्चा सुमित जैसा इंसान ऐसा है कि वो अपना दिमाग यूज़ नहीं करते हैं। माँ ने जो बोल दिया तो बस वही मानना है, अपना खुद का कोई पर्सपेक्टिव नहीं है, कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। वो कहते हैं ना स्पाइनलेस इंसान, जिसकी कोई खुद का स्टैंड ही नहीं है, तो वो इंसान वैसा है। उनको जो दिखा दो, जो सुना दो, बस उसी पे बिलीव कर लेंगे, बस सिर्फ अपनी माँ पे बिलीव करेंगे, बाकी मेरे पेरेंट्स पे या किसी पे भी और पे नहीं बिलीव करेंगे। गलत बात है। किसी और पे चलो मत बिलीव करो, लेकिन एटलीस्ट अपने लाइफ पार्टनर पे तो बिलीव करना चाहिए। बट नहीं था उसको। और इतनी गंदा कोई सीख कैसे दे सकता है कि तुम अपनी वाइफ के मायके मत जाया करो। मतलब चाहती नहीं थी कि वो मेरे घर में आए, मेरे पेरेंट्स से मिले, उनके प्रति जो जिम्मेदारियां हैं उसको पूरा करे। शेम ऑन माई एक्स सास, लिटरली शेम। नार्सिज्म एक बहुत ही घातक चीज़ है, बहुत ही एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, एंड इसको बिल्कुल हल्के में मत लेने की ज़रूरत नहीं है। और यार एनर्जी बिल्कुल मत दीजिए, अपनी रिएक्शन करना छोड़ दी, या तो फिर मतलब बिल्कुल ही रिएक्ट मत करो इस टाइप के लोगों की बातों पे, या फिर एकदम चंडी देवी वो झांसी की रानी वाला रूप आपको लेना पड़ेगा और
करारा जवाब उसी समय देना पड़ेगा इस टाइप के लोगों को, क्यों वरना इनकी हिम्मत बढ़ जाती है। और पॉसिबल हो सके तो अलग हो जाओ, दूर हो जाओ, ऐसे लोगों से कांटेक्ट ही ख़त्म कर दो, वरना आपकी लाइफ कैसे नीरस नरक बन जाएगी आपको खुद को नहीं पता चलेगा। और बिल्कुल मतलब जैसे शून्य हो जाएगी, ज़िंदगी का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा, मतलब ही नहीं रह जाएगा आपकी लाइफ का। बोझिल लाइफ जीने का क्या ही मतलब है। तो टेक स्टैंड इस चीज़ के अगेंस्ट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक करते रहिए एंड मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपके ऐसे कुछ रिलेटेबल इंसिडेंट्स हैं तो मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही मेरी वीडियोज़ को एंजॉय करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।